ठीक है हरीश, मैं इसमें ना आपको ECC टू S/4HANA सिस्टम का पूरा कन्वर्जन प्रोसेस एक बार दोबारा से बताती हूँ स्टार्टिंग टू एंड। इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चंस पूछते हैं उसके साथ मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले इसके पहले आपने सम वीडियो देखी होगी ना, तो वो वाले पॉइंट्स एक बार रिवाइज कर देना कि सम में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। ये वाले वो वाले क्वेश्चन है जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और जिसमें मैं फंसती थी क्योंकि मुझे सारे पता नहीं थे, तो ये वाले क्वेश्चन पूछते हैं जनरली, ठीक है। तो आपको ये पूछेंगे कि आपने किस सिस्टम पे काम किया है। तो आपने किया था ECC 6.0, इसका वर्जन था 6.0 और इसका एनहांसमेंट पैकेज था 5 EHP 5। इस पे काम किया है आपने, ठीक है। ये वाला ये याद रखना है आपको वर्जन्स कि ये वाले वर्जन पे काम किया है और इसको S/4HANA 2021 में कन्वर्ट किया है, ठीक है। 6.0 EHP 5 को S/4HANA 2021 में, ये 2021 रिलीज ईयर टाइप होता है, तो 21 ही कहना, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछते हैं, एक मिनट, इसको मैं चाहे हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है। सोर्स डेटाबेस कौन सा था आपका? ओरेकल 12C, ये भी पूछते हैं। ओरेकल डेटाबेस का वर्जन क्या था? 12C। एंड द टारगेट वाज SAP HANA 2.0, इसका भी वर्जन पूछते हैं। अब बोलते हैं, आप इतना बोल सकते हैं बिकॉज HANA 2.0 था, ठीक है। उसके बाद में आप बोल देना कि उसमें ना 3 सिस्टम होते हैं, तो डेवलपमेंट, क्वालिटी, प्रोडक्शन। तो आप बोल देना कि आपने डेवलपमेंट सिस्टम के लिए काम किया है, क्योंकि इसके अंदर स्पाउट ट्रांस, वो मैं आगे आपको बताऊंगी कि क्या डिफरेंस होता है। बाकी प्रोसेस सेम होता है, बस कुछ कुछ चीज़ें जो आपने मुझे उस दिन स्पाउ और SPDD का पूछा था ना, उसके अंदर चेंजेस होता है, वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो ECC 6.5 यानी कि ECC 6 वर्जन और EHP 5 इसका पैच, इसका लेटेस्ट कौन सा है? EHP 6.0, सॉरी ECC 6.0 EHP 8 इसका लेटेस्ट है और आपने इसको S/4HANA 2021 में कन्वर्ट किया। HANA डेटाबेस था, ओरेकल का आपका 12C वर्जन था, ये भी पूछते हैं, ठीक है। ओरेकल 12C था। द ECC प्रोडक्शन डेटाबेस साइज, ये भी पूछते हैं कि आपका ओरेकल का साइज कितना था, तो इतना था आपका ओरेकल का साइज 6 to 5 TB। और आपने जो आपका S/4HANA का साइज था वो कितना रखा था? S/4HANA का साइज कितना रखा था आपने? इतना रखा था 1.5 to 2.5 TB। ये आपका एस हाना का साइज था, ठीक है। सिंगल हाना डेटाबेस था और एक ही टेनेंट था और आपने सम विद डीएमओ यूज किया था। सम विद डीएमओ मैंने आपको बताया है। सम तो टूल पता ही है आपको, सम के अंदर ही एक सर्विस होती है डीएमओ, डेटा माइग्रेशन ऑप्शन। ये तब यूज करते हैं जब आपको सिस्टम कन्वर्जन भी करना हो और साथ साथ डेटा माइग्रेट भी करना हो, मतलब डेटा माइग्रेशन ऑप्शन यानी कि एक ही डाउन टाइम में दोनों चीजें हो जाए, इसलिए आपको ऐसे यूज करना था, ठीक है। ये जो ग्रीन में हाइलाइटेड है, ये सारी चीज़ें आप एक बार नोट डाउन कर लो और इसको याद रखना, क्योंकि मैं इसी में फंसती थी। जैसे ECC वर्जन कौन सा था, S/4HANA कौन से में किया था, डेटाबेस का साइज पहले कितना था, फिर डेटाबेस का साइज कितना था, बाद में कितना लिया, फिर ये साइज आपको कैसे मिला। तो ये साइज आपके पास डॉक्यूमेंटेशन टीम से आता है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन टीम आपकी या जो आपकी फ्रंट एंड टीम होती है जो डाउन टाइम अप्रूवल्स वगैरह लेके वहाँ से आता है। उनको ये डेटा कहाँ से मिलता है? तो वो क्विक साइजर टूल यूज़ करते हैं, कुछ रिपोर्ट्स चलाते हैं जिसके अंदर वो पुराने डेटा का साइज देते हैं। पुराना ओरेकल डेटाबेस क्या था, उसके अंदर कितना डेटा था, किस टाइप का डेटा था, उस सब चीज़ों से अज्यूम, मतलब उस सारी चीज़ों से रिपोर्ट चला के एक रिकमेंडेड साइज वो अप्रोच करते हैं। तो वो ये वाला साइज था। आप 2 TB बोल सकते हो, 2 TB, 1.8 to 2 TB, ऐसा एक रैंडम साइज बोल सकते हो। फिर अगर आपसे पूछेंगे कि ओरेकल का साइज इतना ज़्यादा था तो तुमने हाना का इतना कम क्यों लिया, तो क्योंकि ओरेकल डेटा को डिस्क में सेव करता है, लेकिन हाना जो है वो कॉलम स्टोर और कंप्रेशन मैकेनिज्म यूज़ करता है। कई सारी एग्रीगेट टेबल्स जो ओरेकल में थे वो हाना में नहीं है, मतलब एग्रीगेट टेबल्स हटा दिए हैं, उसमें वो नॉर्मलाइजेशन में फॉर्म करता था डेटा। डुप्लीकेट्स होते थे, हाना में डुप्लीकेट्स नहीं होते, रिडंडेंट डेटा नहीं होता और कंप्रेशन मैकेनिज्म यूज़ करता है, इसलिए इसका साइज थोड़ा कम होता है, ठीक है। अब प्रोसेस से शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये सारे पॉइंट्स एक बार समझ आ गए आपको, उसके बाद हम प्रोसेस से शुरू करते हैं, ठीक है। शेप ये रहा, ये है आपका ये है आपका ECC सिस्टम एप्लीकेशन, ठीक है। और ये है आपका ओरेकल डेटाबेस, ठीक है। ये हो गया आपका ECC और ये हो गया ECC का वर्जन भी लिख देते हैं ताकि ये आपको 6.0
इसका वर्जन हो गया, इसमें पॉइंटर नहीं चलता है ना, 6 इसका वर्जन हो गया, और एनहांसमेंट पैकेज हो गया इसका, EHP हो गया इसका 5, और ये हो गया आपका ओरेकल ECC 6.0, और अरे ये हो गया आपका 6 और ये आपका हो गया ओरेकल डेटाबेस जिसका वर्जन है 12C, और साइज है, और इसका साइज है 2 to 4 TB, ठीक है, 4 to 6 TB लिया, ठीक है, 4 to 6 TB अप्रोक्सीमेट मान के चलते हैं कि इसका 4 to 6 TB के बीच में था, आप ऐसे बोल सकते हो 4 to 6 TB के बीच में था, ठीक है। अब शुरू करते हैं काम, ठीक है, ये आपका सोर्स सिस्टम हो गया, ये हो गया आपका ये हो गया आपका सोर्स, ये हो गया आपका सोर्स, ये हो गया आपका सोर्स, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मतलब आपने क्या किया था, ये ब्राउनफील्ड माइग्रेशन था, तो सबसे पहले आपने क्या किया, हाना डेटाबेस इंस्टॉल किया, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या किया, एक नया हाना डेटाबेस इंस्टॉल किया, हाना डेटाबेस इंस्टॉल किया, जिसका साइज आप मान लो 2.5 TB का, ठीक है, 2.5 TB का, ठीक है। ये हो गया आपका हाना डेटाबेस इंस्टॉल किया। हाना डेटाबेस कैसे इंस्टॉल करते हैं वो तो आपको पता ही है ना। हाना डेटाबेस इंस्टॉल किया, उसके बाद अब आपको क्या करना है, इसका डेटा इसमें मूव करना है और इस सिस्टम को इसमें कन्वर्ट करना है, समझ आया। मतलब ये ओरेकल डेटाबेस अलग है, ये हाना डेटाबेस अलग है, आपको इसमें का डेटा इसमें मूव करना है, ये सिस्टम बाद में डिकमीशन हो जाएगा और इसको इसी सिस्टम को S4 हाना बनाना है, ठीक है। ये कोर कॉन्सेप्ट शुरू हो गया, यही पूरा लॉजिक है ECC टू S4 हाना का कन्वर्जन का। और ECC टू S4 हाना कन्वर्जन क्यों करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, ECC और S4 हाना के बीच में क्या डिफरेंस है ये भी आपको पता होना चाहिए, ओरेकल और हाना डेटाबेस के बीच में क्या डिफरेंस है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये सारे मैंने आपको आज के वीडियोस में करवाया है, ठीक है। उसके बाद ये सबसे बड़ा टॉपिक है ECC टू S4 हाना कन्वर्जन का। अगर ये आप इसमें कॉन्फिडेंट हो, मैं सबसे ज़्यादा इसी में कॉन्फिडेंट हूँ क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। ऐसा नहीं कि मुझे इसके 90% क्वेश्चन नहीं आते हैं, मतलब मुझे इसके 90% क्वेश्चन शायद नहीं आता है लेकिन 70% तो आते हैं, तो मेरा इसमें कॉन्फिडेंस है, मैं इसमें प्रोसेस बता सकती हूँ कि ये चीज़ है। तो ये चीज़ आप एक बार समझ लोगे ना तो आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखकर फिर इसके प्रॉपर नोट्स बना लेना, ठीक है। उसके बाद अब शुरू करते हैं प्रोसेस से, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोसेस से ही शुरू करते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहला इसके अंदर स्टेप होता है, सबसे पहले इसके अंदर चेक होता है प्री चेक्स, जिसके अंदर आप क्या चेक करोगे, आपके इसके अंदर सिस्टम के लॉग्स चेक करोगे SM27 से, सिस्टम का चेक स्टेटस चेक करोगे ST03TN से, इसके अंदर आप चेक करोगे कोई अगर इनएक्टिव ऑब्जेक्ट होगा वो चेक करोगे आप SE80 से, इनएक्टिव ऑब्जेक्ट कोई होगा तो आप इससे चेक करोगे, SE80 भी नहीं चल रहा है क्या, ठीक है। उसके बाद आप चेक करोगे
ट्रांजैक्शन SM37 बैकग्राउंड रनिंग जॉब्स के लिए। उसके बाद आप चेक करोगे DBA कॉकपिट, जो आपको डेटाबेस केस में ले जाएगा। DBA डेटाबेस में ले जाएगा। फिर आप चेक करोगे ST02, जो कि आपको अबैप या जो कि आपको ST02 से आपको और लॉग्स चेक करने हैं। उसके बाद ये फिर आपको कर्नल का वर्जन चेक करना है। फिर उसके बाद में आपको कर्नल चेक करना है। ये सारी चीज़ें हो गई प्री चेक्स में। उसके बाद मतलब जितना भी मतलब आपको प्री चेक से क्या आइडेंटिफाई करना है, आपको प्री चेक से ये आइडेंटिफाई करना है कि आपका सिस्टम प्रॉपरली कन्वर्ट होने के लिए ठीक है, या कोई इसके अंदर कोई जॉब लग रही है जो शेड्यूल्ड है। मतलब बेसिकली जब आप सिस्टम कन्वर्जन स्टार्ट करोगे तो कोई टास्क आपका बीच में अटकना नहीं चाहिए। वो प्री चेक का मेन मोटो होता है। ये सारी चीज़ें आप चेक करोगे। ना उसके एक बाद रेडीनेस चेक रिपोर्ट होती है जो आपको चलानी होती है आपके एप्लीकेशन के सिस्टम पर ही। मतलब आपने जैसे बाकी ट्रांजैक्शन कोड चलाते हैं वैसे एक ट्रांजैक्शन कोड चलाते हैं SA38 या फिर SE38। ठीक है, इससे क्या होता है, ये आपको एक रिपोर्ट जनरेट करके देता है। वो रिपोर्ट वो एक कलर कोडेड रिपोर्ट होती है जिसके अंदर वो आपको बताता है कि आपके इस सिस्टम को अगर कन्वर्ट करना है तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि वोडाफोन आपका क्लाइंट है, वोडाफोन ने अपने सारे रिपोर्ट्स में ये कर रखा है, एक कस्टमाइज चेंज सेट कर रखा है कि उसके सारे रिपोर्ट्स में वोडाफोन का लोगो आना चाहिए। लेकिन जब वो सिस्टम S4HANA में कन्वर्ट होगा तब तो वो S4HANA तो SAP का स्टैंडर्ड होगा, उसके अंदर ये सारी चीज़ें तो नहीं हो पाएंगी। तो वो सारी चीज़ें कैसे फिक्स करनी है, वो ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, बट ये टेबल्स और स्ट्रक्चर्स के केसेस में बहुत होता है। एड ऑन्स हो सकता है कि कस्टमर ने मान लो कोई बाहर का सिस्टम ECC में ऐड करके रखा होगा, बाहर का एड ऑन कर रखा होगा जो S4HANA नहीं सपोर्ट कर पाता। तो उसका अब मतलब उसका उपाय क्या है, उस या तो उस चेंजेस को हटा दो या तो S4HANA में बाद में इंटीग्रेट करो। तो वो सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती है आपको। उस चीज़ के लिए चेक करते हैं SA38 और या SE38। ये चेंजेस आपको फिक्स नहीं करने होते, ये चेंजेस आपको आइडेंटिफाई करने होते हैं। मतलब आपको सिर्फ ये रिपोर्ट चलानी होती है। ये रिपोर्ट में जो भी आपका रेड में हाईलाइटेड आएगा वो सारा आप चेक करोगे कि किस टीम का फंक्शन है, या तो बेसिस टीम का होता है या तो डेवलपमेंट टीम का होता है। तो अगर बेसिस टीम का है तो वो रिपोर्ट आप बेसिस टीम को भेजोगे, उसके ऊपर वो अलग से अपनी तरफ से एक्शन लेगी। और अगर डेवलपमेंट टीम का है तो वो अपनी तरफ से एक्शन लेगी। जब रेक्टिफाई हो जाएगा वो सारी चीज़ें, फिर आप ये रिपोर्ट दोबारा रन करोगे और जब ये रिपोर्ट पूरी ग्रीन दिखाने लगेगी उसी के बाद आप कन्वर्जन एक्टिविटी शुरू कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर एक और चीज़ पूछते हैं कि सिंप्लीफिकेशन आइटम चेक। एक तो ये रेडीनेस चेक हो गया, एक सिंप्लीफिकेशन आइटम चेक हो गया, और एक आपसे पूछते हैं, एक सेकेंड ना। ठीक है रीश, फिर रेडीनेस चेक में क्या क्या चेक करता है, आइटम सिंप्लीफिकेशन आइटम्स चेक करता है, कस्टम कोड, बिजनेस फंक्शंस एक्सेट्रा। ठीक है, इसमें से आपको जो मतलब आप ये बेसिकली इसको ऐसे बोल सकते हो कि आइडेंटिफाई कस्टम कोड इम्पैक्ट्स वगैरह, साइजिंग रिक्वायरमेंट, प्री रिक्वेसाइट्स जो है वो चेक करने के लिए यूज़ होता है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी है, आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप ये ट्रांजैक्शन कोड याद रखो, ये वाला ट्रांजैक्शन कोड याद रखो। कलर कोडेड रिपोर्ट होती है और आप डेट मतलब बारी बारी से रेलिवेंट टीम से कनेक्ट करके वो करते हो, और जब ये रिपोर्ट बार बार चला स्टेप पे जाते हो। ठीक है, उसके बाद एक और रिपोर्ट चलती है जिसको कहते हैं सिंप्लीफिकेशन आइटम चेक। ये है इसका ट्रांजैक्शन कोड है। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, आपने अपनी तरफ से प्री चेक्स कर लिया ट्रांजैक्शन कोड चला के। उसके बाद आया रेडीनेस चेक SE38 ट्रांजैक्शन कोड चलाया आपने, रिपोर्ट जनरेट हुई। उस रिपोर्ट में जो रेड में हाईलाइटेड था अकॉर्डिंगली आपने रेलिवेंट टीम से कंफर्म किया, वो टीम ने फिक्स किया, आपने रिपोर्ट तब तक चलाई बार बार, तब तक वो ग्रीन ना आ गई। फिर वो ग्रीन आने के बाद आप नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कोड पे गए जो SYCM ट्रांजैक्शन कोड है, जो सिंप्लीफिकेशन आइटम चेक। मतलब क्या होता है, जो पहले ECC सिस्टम था उसमें कस्टमर का और वेंडर का डेटा अलग अलग स्टोर होता था, लेकिन S4HANA में बिजनेस प्रोसेस करके कस्टमर और वेंडर का डेटा एक ही इसमें सेव होता है। इस तरीके की चीज़ें चेक करने के लिए आप मतलब आपने सिंप्लीफिकेशन आइटम चेक टूल चलाया और उसके अंदर ये सारी चीज़ें चेक करें। उसके अलावा मतलब मेन चीज़ सिंप्लीफिकेशन आइटम चेक के अंदर ये होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ कर ली। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे गए, मेंटेनेंस प्लानर। ये सारी चीज़ें आप चेक करोगे।
उसके बाद आप चेक करोगे ट्रांजैक्शन कोड SPAM, सपोर्ट पैकेज, मतलब जब आप S4 HANA 2021 चेक करोगे, इंस्टॉल करोगे, तो आपको ये चेक करना है कि आपका स्पैम, सेंट, एस नोट, ये सारे ट्रांजैक्शन कोड्स में चला के आप ये चेक करोगे कि आपके सिस्टम का करंट वर्जन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर S4 HANA, ठीक है, अभी आप इसका मैं आपको इन तीनों का मतलब समझाती हूँ, ठीक है। स्पैम मतलब सपोर्ट पैकेज, मतलब अगर आपका जो भी सिस्टम है उसमें ये आइडेंटिफाई करना कि आपके सिस्टम पे कौन सा सपोर्ट पैकेज इंस्टॉल्ड है, अगर उसके पास कोई अपडेट आया है तो वो अपडेटेड है या नहीं, वो, ठीक है। स्पैम ट्रांजैक्शन से, सेंट ट्रांजैक्शन से आप ये आइडेंटिफाई करोगे कि एडिशनल कोई इंस्टॉलेशन है, जो कस्टम एडिशनल इंस्टॉलेशन है, मतलब बाहर के पार्टी का कोई इंस्टॉलेशन है, वो कैसे अपडेटेड है। एस नोट से आप ये चेक करोगी कि करेक्शंस कुछ है, मतलब एस नोट कौन से इम्प्लीमेंटेड है। ये आप तीनों एज अ ट्रांजैक्शन कोड ही याद रखा, ये सारे प्री चेक्स का ही पार्ट होता है। उसके बाद आप क्या करोगे, आप जाओगे मेंटेनेंस प्लानर टूल में। मेंटेनेंस प्लानर एसएपी का एक टूल है जिसके अंदर आप एसआईडी से लॉगिन करोगे। आप जैसे ही, आपको ये सारी चीज़ें नहीं बतानी है, आप सबसे पहले बोलोगे कि आपने प्री चेक्स किया, प्री चेक्स में आपने ये, इसमें से जितने ट्रांजैक्शन कोड्स आपको याद आते हैं वो ट्रांजैक्शन कोड्स बताओगे। फिर आप बोलोगे कि आप मेंटेनेंस प्लानर में गए, वहाँ पर लॉगिन करके आपने सिलेक्ट किया सोर्स सिस्टम, मतलब ये वाला सिस्टम सिलेक्ट किया, ठीक है, ये सिस्टम सिलेक्ट किया। और टारगेट, मतलब जब आप ये सिस्टम सिलेक्ट कर लोगे उसके बाद में राइट साइड में आपको एक ड्रॉप डाउन आता है कि आपको किस में कन्वर्ट करना है, तो वहाँ पे आपने ये सिलेक्ट किया, ये सोर्स सिलेक्ट किया, ये टारगेट सिलेक्ट किया। उसके बाद मेंटेनेंस प्लानर क्या करता है, अपने आप वो सारी रेलिवेंट डॉट सार फाइल्स या जो भी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन होगी, अपने आप सिलेक्ट कर लेता है, अपने आप वो सारी फाइल सिलेक्ट कर लेता है। फिर आपने उसको गो थ्रू किया, आपने उसको चेक किया, और ऐड टू डाउनलोड बास्केट, जैसे कार्ट होता है ना फ्लिपकार्ट में, वैसे मेंटेनेंस प्लानर में एक ऐड टू बास्केट टूल होता है, ऐड टू बास्केट आइकन होता है। वहां पे जाके जो सारे फाइल्स आपको सोर्स और टारगेट सिलेक्ट करने के बाद मेंटेनेंस प्लानर ने सिलेक्ट करे, वो सारे आपने वहां पर ऐड टू डाउनलोड बास्केट कर दिए। इसके साथ मेंटेनेंस प्लानर क्या करेगा, एक स्टैक डॉट एक्सएमएल फाइल जनरेट करेगा आपके लिए, ठीक है। ये वाली मेन फाइल होती है स्टैक डॉट एक्स एम एल फाइल, ठीक है, ये मेन फाइल होती है। अरे, स्टैक डॉट एक्सएमएल जो मेंटेनेंस प्लानर के थ्रू आती है, और जो आपको इसमें वो देना होता है, स्टैक डॉट एक्सएमएल फाइल, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, स्टैक डॉट एक्सएमएल हो गया। फिर इसके बाद में ना 2 इंटरव्यू क्वेश्चंस ऐसे भी पूछते हैं कि अगर आपका, मतलब मेंटेनेंस प्लानर में आप एस यूजर से लॉगिन करते हो, एस यूजर आपका कस्टमर से रेलिवेंट होता है, तो जैसे आप एस यूजर से लॉगिन करोगे ना, मेंटेनेंस प्लानर में सारे वो सिस्टम्स दिखने लगेंगे जो उस कस्टमर से रिलेटेड है। फिर वो नेटवीवर हो सकता है, सोल्यूशन मैनेजर हो सकता है, EC2 हो सकता है, S4HANA हो सकता है, वेब डिस्पैचर हो सकता है, जितने भी सिस्टम्स है उस कस्टमर के, जैसे मान लो बॉस्टन कस्टमर है, तो जब आप एस यूजर से लॉगिन करोगे तो उसके रिलेवेंट सारे ये आपको उसमें दिखने लग जाएंगे मेंटेनेंस प्लानर में, तो वहां से आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर मान लो कि आपके पास ऐसा कोई एक्सेस नहीं है, मतलब आपको मेंटेनेंस प्लानर में ये वाला सोर्स सिस्टम आपका नहीं दिख रहा है, तो आप क्या करोगे, फिर आप इस सिस्टम में जाओगे, एप्लीकेशन से लॉग इन करोगे, उसके ऊपर आप ट्रांजैक्शन चलाओगे, स्पैम, SPAM, वो चलाने के बाद आप एग्जीक्यूट करोगे, और वहाँ पे ना, वहाँ से sys info डॉट एक्सएमएल फाइल जनरेट इंस्टॉल करोगे। अगर नहीं है तो sys info info डॉट XML फाइल डाउनलोड करोगे, कौन से ट्रांजैक्शन कोड से, स्पैम से, ठीक है, स्पैम से डाउनलोड करोगे सिर्फ info डॉट XML फाइल, और इसको जाके मेंटेनेंस प्लानर पे अपडेट कर दोगे। इफ योर सिस्टम इफ सिस्टम इज नॉट प्रेजेंट एट मेंटेनेंस प्लानर, समझ आया, ठीक है।
ये आपके 3 क्वेश्चंस प्रिपेयर हो गए। पहले आपका बहुत सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर हो गए वैसे। ये सारी चीज़ें ना आपको वैसे नहीं बतानी है, मतलब आपको सीधा प्रोसेस शुरू करना है, फिर वो खुद ही पूछेगा आपसे कि सोर्स क्या था, कौन से वर्जन पे था, कौन सा डेटाबेस था, कितना साइज़ था, उसको पूछने देना, तो वो आपके बकेट पॉइंट्स बढ़ते जाएँगे, ठीक है? ठीक है, ये सिस्टम नॉट प्रेज़ेंट ये हो गया। उसके बाद आपके पास मेंटेनेंस पैनल आ गई, आपने प्री चेक्स कर लिए, अब आप आए सम पे, ठीक है? सम पे आ गए। अब सम पे आने के बाद वो आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि सम कैसे चलाते हो? तो मैंने आपको बताया था कि सम आप डाउनलोड करोगे ओएस लेवल पे यूएसआर, एसएपी, एसआईडी से यूएसआर, एसएपी, एसआईडी सम के अंदर जाके आप इस फाइल्स को सम के फाइल्स को प्लेस करोगे, उसको एक्सट्रैक्ट करोगे, उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद स्टार्टअप कमांड चलाओगे ./startup। वो कमांड चलाने के बाद उसके बाद में आप एक स्टेटस चेक करके कमांड चलाओगे, फिर वो यूआरएल जनरेट करेगा। वो यूआरएल उठा के आप ब्राउज़र में पेस्ट करोगे। सम का वो क्या होता है, पोर्ट नंबर ये भी पूछते हैं। सम का पोर्ट नंबर होता है 1129, ठीक है? वो हो गया। फिर ये आपका फिर वहाँ जाके सब वो यूआरएल जब आप पेस्ट करोगे तो वो आपसे यूज़र आईडी पासवर्ड मांगेगा। तो आप एसआईडी एडीएम पास यूज़र से लॉगिन करोगे। ये भी पूछते हैं कि कौन सा यूज़र यूज़ करते हैं, तो एसआईडी एडीएम यूज़र लॉगिन से लॉगिन करोगे। फिर जैसे ही आप उसमें लॉगिन करोगे, सबसे पहले वो आपको पूछेगा, सबसे पहले आप उसको stack.xml फाइल इनपुट दोगे, ठीक है? सम हो गया। फिर उसके अंदर कैसे स्टार्ट करते हैं सम, वो बताना है आपको, मतलब आपको नहीं बताना है, आपको बस याद रखना है। वो पूछेगा कि सम कैसे स्टार्ट करते हैं, तो सम जैसे स्टार्ट करते हैं वो आपको समझ आया। फिर आप उसके अंदर एस आई डी एडीएम यूज़र से लॉगिन करोगे। फिर एस आई डी एडीएम यूज़र से लॉगिन करने के बाद आप उसको stack.xml फाइल दोगे, ठीक है? stack.xml फाइल देने के बाद फिर वो आपको और चीज़ें पूछेगा, जैसे कि वो आपसे पूछेगा डीडीआईसी यूज़र का आईडी पासवर्ड। वो आपसे पूछेगा कि अ, मतलब वो आपसे जो जो इनपुट्स पूछेगा वो सारे इनपुट्स आप उसको देते रहोगे, ठीक है? stack.xml के बाद उसके बाद में एक तो वो डीडीआईसी यूज़र का पासवर्ड मांगता है। डीडीआईसी यूज़र होता है, उसका पासवर्ड मांगता है। फिर उसके बाद में वो आपको पूछेगा कि कितने अबैप वर्क प्रोसेसेस चाहिए, मतलब कितने पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए कितने सर्विसेज आप, मतलब कितने चीज़ें आपको चाहिए, मतलब कितने वर्क प्रोसेसेस चाहिए, कितना अबैप प्रोसेसेस चाहिए। ये सारी चीज़ें वो आपसे पूछेगा, तो आपने बोलना है कि हमने डिफ़ॉल्ट ही सेटिंग रखी थी उसकी, हमने उसके अंदर कुछ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करी थी, ठीक है? वैसे ही वो चीज़ें करी थी। तो मतलब सबसे पहले तो आपको, जब आप अपने प्रोसेस के बारे में बताओगे, तो आपको प्री चेक्स के बारे में बताना है, मेंटेनेंस प्लानर के बताना है, फिर बताना है कि सम में आपने stack.xml फाइल इंपोर्ट करी। फिर जब सम में आप stack.xml फाइल दे देते हो, उसके बाद सम 6 फेजेस में एग्जीक्यूट करता है, ठीक है? एक मिनट, देखो अब ना मैं ये पीपीटी मैंने कल डाउनलोड करी थी, सर के वीडियो से बनाए थे, इसका नोट एलएलएम से। तो बेसिकली जो एक बार आपने stack.xml फाइल दे दी सम को, उसके बाद वो 6 फेजेस में एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है? ये फेजेस पूछते हैं, 100% पूछते हैं अगर आपका सम तक टॉपिक पहुंचा है तो 6 फेजेस कौन से होते हैं, यही नाम चाहिए होते हैं उनको: एक्सट्रैक्शन, कॉन्फ़िगरेशन, चेक्स, प्री प्रोसेसिंग, एग्जीक्यूशन और पोस्ट प्रोसेसिंग, ठीक है? ये ये मतलब बिल्कुल रट लो, ये तो सेम ही नाम पूछते हैं। मतलब आप अगर एग्जीक्यूशन की जगह रनिंग या इम्प्लीमेंटेशन कुछ बोलोगे तो नहीं चलेगा, ये एग्जैक्ट नाम मांगते हैं वो, ठीक है? तो आपने stack.xml फाइल दे दी, उसके बाद में इस फेज पे आया, उसने स्टार्ट किया, मतलब डीडीआईसी यूजर पासवर्ड वगैरह मांग लिया, उसके बाद उसने स्टार्ट किया एक्सट्रैक्शन से। एक्सट्रैक्शन में वो क्या करेगा, जो भी फाइल्स आपने डाउनलोड बास्केट में ऐड करी थी वो तो वहाँ पे है ही, तो वो क्या करेगा, एक्सट्रैक्शन में आपका stack.xml फाइल को रीड करेगा, स्कैन करेगा, चेक करेगा कि जो आपका प्रॉपर stack.xml में डिटेल्स है वो आपकी सोर्स से, यानी कि इसी से सिस्टम से मैच कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है? कॉन्फ़िगर करेगा, कॉन्फ़िगर में वो आपसे वो सारी चीज़ें चेक करेगा कि प्रॉपर्ली अपडेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो चीज़ें उसको चाहिए वो प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर्ड है या नहीं, कोई मतलब जो आपका कर्नल वगैरह है वो सारी चीज़ों को वेरीफाई करेगा। तीसरा चेक्स, चेक्स में वो आइडेंटिफाई करेगा कि आपके सिस्टम में कुछ चल रहा है जो उसको बेसिकली
नहीं चलाना चाहिए, मतलब फॉर एग्जांपल कोई बैकग्राउंड जॉब चल रहा है, मतलब जो आपने प्री चेक्स में चेक करा वो उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ वो इसमें दोबारा चेक करेगा। अगर कोई चीज़ है जो इसके प्रोसेस के साथ ऑब्स्ट्रक्ट कर सकती है तो पॉपअप थ्रो करेगा, ठीक है। पॉपअप वो किसी भी स्टेज पे थ्रो कर सकता है। अगर मान लो कि ये स्टैग.एक्सएमएल फाइल पढ़ रहा है अभी, और उसके बाद में आपने सिस्टम में कुछ अपडेट किया, मतलब स्टैग.एक्सएमएल फाइल डाउनलोड करी, उसके बाद सिस्टम में कुछ अपडेट किया, तो आपकी स्टैग.एक्सएमएल फाइल में वो अपडेट तो आया ही नहीं जो आपके सिस्टम में आपने उसके डाउनलोड करने के बाद किया, तो वो यही रुक जाएगा। फिर आपको दोबारा स्टैग.एक्सएमएल फाइल जनरेट करके आगे प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये किसी भी फेज में रुक सकता है। तो सबसे पहले एक्सट्रैक्शन जिसमें वो स्टैग.एक्सएमएल फाइल रन करेगा, उसके बाद में कॉन्फ़िगरेशन जिसके अंदर वो बाकी के कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड चीज़ें चेक करेगा, उसके बाद में चेक्स जिसमें वो चेक करेगा कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जो उसके प्रोसेस के साथ ऑब्स्ट्रक्ट कर सकती है। ये तीनों फेज इसके एक तरीके से चेकिंग हो गए। इसका काम शुरू हुआ मेन प्री प्रोसेसिंग से। प्री प्रोसेसिंग में वो क्या करता है, प्री प्रोसेसिंग में सबसे मेन चीज़ होती है उसकी शैडो इंस्टेंस बनाना, ठीक है। शैडो इंस्टेंस बनाना। अब अपने डॉक्यूमेंट पे यहाँ वापस चलते हैं। ये आपका सोर्स हो गया, यहाँ पे इसको ही आपको S4 हाना में कन्वर्ट करना है। हाना आपने इंस्टॉल कर लिया, यहाँ का डेटा आपको यहाँ करना है। तो अब चलते हैं शैडो इंस्टेंस। ये डेटा इसकी डिटेल, ये जो हाना डेटाबेस है इसका नाम भी आपको सब में देना होगा, मतलब अपग्रेड स्टार्ट करने के पहले वो आपको उसका नाम भी पूछेगा कि डेटाबेस का SID या होस्ट नेम आपको देना पड़ेगा ताकि वो माइग्रेशन में उसको यूज कर सके, ठीक है। अब सम क्या करेगा, उसके पास डिटेल्स है, आपके सोर्स के भी है, आपके टारगेट डेटाबेस के भी है, और जिस सिस्टम को उसको ECC को जिसको कन्वर्ट करना है, जिसमें कन्वर्ट करना है वो भी है। तो सम क्या करेगा, पहले उसने एक्सट्रैक्ट कर लिया, मतलब स्टैग.एक्सएमएल फाइल में उसको जो भी मिला वो एक्सट्रैक्ट कर लिया, उस हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन कर लिया, फिर दोबारा चेकिंग कर ली। अब आया इसका प्री एग्जीक्यूशन। प्री एग्जीक्यूशन या प्री प्रोसेसिंग, लेकिन आपको प्री प्रोसेसिंग ही बोलना है, ठीक है। प्री प्रोसेसिंग। प्री प्रोसेसिंग में सम क्या करेगा, एक शैडो इंस्टेंस बनाएगा। शैडो इंस्टेंस का मतलब है ना तो ये आपका सोर्स सिस्टम है, ना तो ये आपका टारगेट सिस्टम है, ये एक इंटरमीडिएट सिस्टम है। इसमें ये क्या करेगा, इसका जो भी चीज़ें हैं जो इसको इसमें मूव करना है वो इसमें मूव करने की बजाय शैडो इंस्टेंस में मूव करेगा। और आपका जो सोर्स सिस्टम है वो अभी भी चल रहा है, ठीक है, वो डाउन नहीं हुआ है। तो प्री एग्जीक्यूशन फेज में जो मेजर चीज़ होती है वो होती है आपका शैडो इंस्टेंस बनना। शैडो इंस्टेंस बन के इस सोर्स का डेटा यहाँ पे मूव होता है। यहाँ पे ये दो चीज़ें बनाता है, रिपोजिटरी ऑब्जेक्ट्स और रिपोजिटरी डेटाबेस। मतलब कि एक इतना ये पूछते नहीं, लेकिन आप इसमें कहते हैं रिपोजिटरी ऑब्जेक्ट्स बनाता है, ठीक है। इसका मेन काम ये होता है कि सारी प्रोसेसिंग ऑलमोस्ट इसने इसमें कर दी, ताकि जब एग्जीक्यूशन फेज में डाउन टाइम स्टार्ट हो तो इससे इसमें डेटा ट्रांसफर होने में कम टाइम लगे और डाउन टाइम कम लगे। शैडो इंस्टेंस का मेन काम ये होता है कि ज़्यादातर प्रोसेसिंग वो तभी कर लेता है जब आपका सिस्टम अप टाइप में है, ताकि डाउन टाइम कम लगे, ठीक है। ये इसका वो है। आपने कौन सा लिया था, आपने स्टैंडर्ड डाउन टाइम लिया था। ये भी पूछते हैं कई बार कि कौन सा अप्रोच सेलेक्ट किया था, तो स्टैंडर्ड डाउन टाइम अप्रोच सेलेक्ट किया था जिसके अंदर शैडो इंस्टेंस क्रिएट हुआ था। शैडो इंस्टेंस कौन से इसमें क्रिएट होता है वो भी पूछते हैं। तो प्री एग्जीक्यूशन में, एग्जीक्यूशन जब स्टार्ट होता है तब सिस्टम डाउन चला जाता है। प्री एग्जीक्यूशन में ही आधे से ज़्यादा चीज़ें सम अपने आप कर लेता है शैडो इंस्टेंस में, ताकि अप डाउन टाइम कम से कम लगे, ठीक है। अब एक और इसके अंदर मेन चीज़ पूछते हैं SPDD। आपको याद होगा आपने कल मुझे जो जेडी भेजा था ना, उसमें SPDD और SPAU था। तो SPDD का मतलब होता है, डीडी का मतलब होता है, मतलब SPDD एक ट्रांजैक्शन कोड है जो डेटा डिक्शनरी ऑब्जेक्ट्स को वो करता है, मतलब डेटा डिक्शनरी ऑब्जेक्ट्स को मॉडिफाई करता है, चेक करता है। मतलब जब भी आप सिस्टम में कोई भी अपडेट करते हो ना, उसके बाद आपको SPDD ट्रांजैक्शन चला के देखना होता है। SPDD ट्रांजैक्शन कोड एक बार आपके पास सिस्टम का एक्सेस है ना, उसमें आप चला के देखना। उसमें क्या होता है, वो आपको बताता है कि लास्ट अपडेट में सिस्टम के साथ क्या चेंजेस हुए, उसमें से कौन से चेंजेस ग्रीन, उसके अंदर 3 कलर कोड्स होता है, ग्रीन, येलो और रेड।
अगर येलो है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो, ग्रीन तो है ही, लेकिन अगर कोई चीज़ रेड में आइडेंटिफाई हो रही है, मतलब वो वाला टेबल में चेंज, डेटा डिक्शनरी ऑब्जेक्ट में आपके टेबल्स आ गए, मतलब वो वाला टेबल में चेंज आपको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है या उसको फिक्स करने की ज़रूरत है, मतलब वो अलर्ट जनरेट कर रहा है, एक तरीके से आपको नोटिफाई कर रहा है कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है, ये जो चेंज तुम्हारे ट्रांजैक्शन ने या तुम्हारे सम ने या तुम्हारे स्पैम ट्रांजैक्शन ने जो भी अपडेट किया है इस टेबल के स्ट्रक्चर में, उसको तुम्हें चेक करने की ज़रूरत है। तो ये काम कौन करता है? ये डेवलपमेंट टीम करती है। तो जब इसका सारा प्रोसेसिंग हो जाएगा प्री एग्जीक्यूशन फेज में, जब इसका शेडो इंस्टेंस का सारा प्रोसेसिंग हो जाएगा, तो एक स्टेप पे जाके शेडो इंस्टेंस पे जाके, तो बेसिकली एक इसमें जाके मतलब शेडो इंस्टेंस के प्रोसेसिंग का हो जाएगा, उसके बाद वो एसपीडीडी ट्रांजैक्शन के पॉपअप के साथ रुक जाएगा कि उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत है। तब आप क्या करोगे? तब आप डेवलपमेंट टीम को बताओगे कि आपका एसपीडीडी ट्रांजैक्शन कोड का वो ध्यान रखे, और जब तक आपकी डेवलपमेंट टीम उस चीज़ को, उस इश्यू को रिजॉल्व नहीं कर देती, एसपीडीडी का कंफर्मेशन नहीं आ जाता, तब तक आपका सम रुका रहेगा, तब तक आप उसको रेज्यूम नहीं कर सकते। ठीक है? और फिर आपसे पूछते हैं कि शैडो मतलब एसपीडीडी के लिए किस में लॉगिन करते हैं? तो एसपीडीडी चेक करने के लिए आपकी डेवलपमेंट टीम शैडो सिस्टम में लॉगिन करती है। किससे लॉगिन करती है? वही यूज़र और पासवर्ड जो स्टार्टिंग में जो आपके मेन सिस्टम में लॉगिन करने के लिए यूज़ होता है, उसी क्रेडेंशियल से, उसी लॉगिन पासवर्ड से वो शैडो इंस्टेंस में क्रिएट करती है। अपनी तरफ से एसपीडीडी ट्रांजैक्शन कोड चला के देखती है कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, वो फिक्स करती है अगर उसमें कुछ फिक्स रिक्वायर्ड है, फिर वापस आपके पास आती है और उसके बाद आप सम रिज्यूम करते हो। ठीक है? यहाँ पे आपका होता है एसपीडीडी। एसपीडीडी इज रेलिवेंट टू डेटा डिक्शनरी ऑब्जेक्ट चेंजेस, एंड डेटा डिक्शनरी ऑब्जेक्ट मीन्स मेजरली टेबल्स। इसके बाद में एक और चीज़ आती है एसपीएयू। तो एसपीएयू ट्रांजैक्शन कोड करने के लिए या उसको फिक्स करने के लिए आपके पास सिस्टम अपग्रेड होने के बाद 15 दिन का टाइम होता है। उसमें आप वो अपग्रेड कभी भी कर सकते हो, बट वो चीज़ भी आपकी वही टीम करेगी जो बेसिकली डेवलपमेंट टीम होती है। एसपीडीडी जो है वो आपका शैडो इंस्टेंस में होता है, और एसपीएयू आपका मेन सिस्टम में होता है। कन्वर्जन के बाद आपके पास 14 दिन का टाइम होता है। एसपीएयू रिपोजिट एसपीएयू डेटा डिक्शनरी एसपीएयू ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है, कौन जैसे रिपोर्ट्स हो गई, प्रोग्राम्स हो गए, मॉड्यूल्स हो गए, उन सारी चीज़ों के चेंजेस के लिए एसपीएयू यूज होता है। वो मेन सिस्टम में होता है, उसको 15 मेन मतलब टारगेट सिस्टम, मतलब अपग्रेड होने के बाद में टारगेट सिस्टम में, और जो आपका एसपीडीडी होता है वो शैडो सिस्टम में होता है। ठीक है? मेन क्वेश्चंस यही सब पूछते हैं कि शैडो सिस्टम में कैसे लॉगिन करते हैं, या एसपीडीडी आने के बाद आप क्या करते हो, या शैडो सिस्टम में क्या होता है, या एसपीडीडी चलाने के बाद क्या होता है। तो एसपीडीडी चला के आप एक बार देखना, उसमें कुछ नहीं होता है, एक टेबल सा पॉपअप सा आता है, डिटेल्स सी आती है, उसमें कुछ रेड में, ग्रीन में और येलो में हाईलाइटर होते हैं, येलो नहीं ऑरेंज में हाईलाइटर होते हैं शायद, येलो या मस्टर्ड टाइप का कलर होता है उसमें। तो वो चीज़ आपको चेक करनी है। फिर वो चेक करने के बाद आगे प्रोसेस करते हैं, सम रिज्यूम करते हैं। तो अभी तक हमने एक्सट्रैक्शन देख लिया, जो स्टैक डॉट एक्सएमएल फाइल है उसका एक्सट्रैक्शन फेज होता है, जिसमें आप मतलब एक्सट्रैक्शन फेज में स्टैक डॉट एक्सएमएल फाइल को रीड करता है। उसके बाद में कॉन्फ़िगरेशन फेज आता है, जिसके अंदर वो कॉन्फ़िगरेशन फेज चेक करता है। उसके बाद चेक्स फेज आता है, चेक्स में वो सिस्टम की रेडीनेस चेक करता है। अगर कोई चीज़ है जो ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है सिस्टम की प्रोसेसिंग को, तो वो आपको पॉपअप देगा, आप उसको फिक्स करोगे, और फिर वहाँ से फिक्स होने के बाद रिज्यूम करोगे तो वो आगे बढ़ जाएगा। फिर उसका आता है प्री प्रोसेसिंग। प्री प्रोसेसिंग में मेन काम ये होता है कि सिस्टम शैडो इंस्टेंस बनाता है, शैडो इंस्टेंस में डेटा ट्रांसफ़र, डेटा स्ट्रक्चर बनाना, वो सारी चीज़ें मेजर ट्रांसफ़र स्टार्ट करता है। वो होने के बाद जब उसका शैडो इंस्टेंस पूरा रेडी हो जाता है, उसके बाद वो एसपीडीडी यानी कि डेटा डिक्शनरी ऑब्जेक्ट्स टेबल्स के उसमें जाकर रुकता है। फिर आपको डेवलपमेंट टीम को बताना होता है, डेवलपमेंट टीम उस चीज़ को फिक्स करती है। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट फेज, जो कि है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन फेज जैसे ही शुरू होता है, आपका सिस्टम डाउन चला जाता है, एंड यूजर्स के लिए वो अप अवेलेबल नहीं होता है। उसके अंदर क्या होता है, जो भी चीज़ें आपकी शैडो इंस्टेंस में हो चुकी है वो सब आपका मेन सिस्टम में जाएगा। मतलब
यहाँ से जो भी चीज़ें इसके पास आ गई, यहाँ से वो सारी चीज़ें इसमें जाएगी और आपका ये वाला सिस्टम कन्वर्ट हो जाएगा एस4 हाना में, मतलब डेटाबेस डेटा तो आ गया इसका, ठीक है। तो ये वाला जो सिस्टम है ये आपका ख़त्म हो जाएगा इम्प्लीमेंटेशन फेज़ के बाद। इसी से सिस्टम नहीं बचेगा आपका, आपका इसी से सिस्टम कन्वर्ट हो चुका होगा एस4 हाना में। आपका इसी से सिस्टम, ये इसी से सिस्टम आपका ईसीसी सिस्टम डेटाबेस, मतलब क्या हो गया, यहाँ से डेटाबेस का डेटा में चला गया और ईसीसी का कन्वर्ट हो गया एस4 हाना में, ठीक है। ये आपका हो गया एग्जीक्यूशन फेज में, शैडो इंस्टेंस का सारा डेटा यहाँ चला गया, ईसीसी पूरी तरह से एस4 हाना में कन्वर्ट हो गया और ये वाला सिस्टम खत्म हो गया, ये बचा ही नहीं ईसीसी, क्योंकि आपने ईसीसी टू एस4 हाना ब्राउनफील्ड कन्वर्जन किया है, मतलब उसी सिस्टम को कन्वर्ट किया है, ठीक है। ये हो गया। फिर इसके बाद आया आपका पोस्ट प्रोसेसिंग, ये है आपका फाइनल स्टेज ऑफ सम कन्वर्जन। इसमें क्या होगा, आपका शैडो इंस्टेंस खत्म हो जाएगा, शैडो इंस्टेंस की जगह खाली हो जाएगी, डेटाबेस में जो उसने ऑक्यूपाई कर रखा होगा सब खाली हो जाएगा। सो सिस्टम अपग्रेड होने के बाद या सिस्टम कन्वर्जन होने के बाद देयर इज नो शैडो इंस्टेंस, शैडो इंस्टेंस आपका पोस्ट प्रोसेसिंग में खत्म हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका एंड टू एंड सम का प्रोसेस। एक और बार रिवाइज कर लेते हैं कि आपने क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने देखा कि सोर्स क्या था, 6.0 था, ई एच पी 6 था, इसको हमने किस में कन्वर्ट किया था, एस फोर हाना 2021 में कन्वर्ट किया था। ओरेकल का डेटाबेस था जिसके अंदर सोर्स में ओरेकल का डेटाबेस था, ओरेकल 12C, और हाना हमने 2.0 लिया था। डेटाबेस का साइज़ ओरेकल का था 4 to 6 TB, और आपका जो हाना का साइज़ था वो था 2.5 TB। फिर आपको साइज़ कैसे पता चला, तो क्विक आपके जो साइजिंग एक्सपर्ट टीम है और जो डॉक्यूमेंटेशन टीम है उनके थ्रू आपको सारी डिटेल्स आती है। वो डिटेल्स उनके पास कैसे आती है, वो अलग अलग रिपोर्ट्स रन करते हैं और एस ए पी का क्विक साइज़र टूल यूज़ करते हैं जिसमें वो डिटेल्स डालते हैं कि करंट सोर्स की क्या मतलब करंट सोर्स में कितने यूज़र्स हैं, कितना डेटा है, उस हिसाब से क्विक साइज़र टूल और अलग अलग रिपोर्ट्स के कॉम्बिनेशन से उनको एक फिगर मिलता है कि कितना डेटाबेस का साइज़ होगा, वो आपको वो बताते हैं और उस हिसाब से आप अपग्रेड करते हो। उसके बाद में क्वेश्चन ये होता है कि अगर आपका डेटाबेस का साइज़ ओरेकल का इतना बड़ा था तो हाना का इतना कम क्यों है, क्योंकि हाना कंप्रेस डेटा स्टोर करता है, डुप्लिकेट्स नहीं होते उसके अंदर। उसके बाद में डेटा रिडंडेंट नहीं होता, डेटा रिडंडेंसी कम होती है। इन सारे फैक्टर्स की वजह से हाना डेटाबेस में कम साइज़ चाहिए होता है, मेजरली कंप्रेशन की वजह से, इसलिए वो अ, कम साइज़ माँगता है। इसके बाद में आपसे प्रोसेस पूछेंगे, तो प्रोसेस में आपने सोर्स और टारगेट बता दिया कि सोर्स ये था, तो आप ऐसा बोल सकते हो ईसीसी टू एस4 हाना कन्वर्जन किया था, ईसीसी हमारा पूछेंगे तब बताना, ईसीसी मतलब पूरा ही बता देना, सोर्स और टारगेट, डेटाबेस का साइज़ वाइज़ मत बताना। So I worked on conversion activity from ECC 6.0 EHP 8 to S4 HANA 2021. We use Summit DMO standard downtime approach. Here, basically, we started first. We did a manual pre-checks kind of thing, in which we check transaction code, SM21 जो सिस्टम लॉक के लिए होता है, SM37 बैकग्राउंड जॉब के लिए होता है, SE80 इनएक्टिव ऑब्जेक्ट्स के लिए होता है, ST02 अबैप स्टैक के लिए होता है, DBA कॉकपिट डेटाबेस रिलेटेड मेमोरी इश्यूज रिलेटेड कोई चीज़ चेक करनी होती है उसके लिए होता है। फिर उसके बाद भी हमने चेक किया कि स्पैम सेंट और एस नोट ये सपोर्ट पैकेजेस वाली चीज़ें हैं, वो ट्रांजैक्शन कोड चला के देखा। उसके बाद हमने मेंटेनेंस प्लानर टूल यूज़ किया। मेंटेनेंस प्लानर टूल में लॉगिन करके हमने सोर्स सेलेक्ट किया, ईसीसी ईसीसी 6.0 EHP 5। उसके बाद में हमने टारगेट सिलेक्ट किया एस4 हाना 2021। उसके बेसिस पे उसने हमें सिलेक्टेड फाइल्स दी, जो फाइल्स हमने ऐड टू डाउनलोड बास्केट करी, टिक टिक करी ये फाइल्स, वो हमने फिर वो पूछेंगे कि आपको कैसे पता चला कि कौन सी फाइल्स रखनी है, तो आप बोलोगे कि वो भी हमारे पास आता है, रिक्वायरमेंट आती है डॉक्यूमेंटेशन टीम के साथ, तो वो हम लोग उस हिसाब से हम लोगों ने सिलेक्ट करके
वो चीज़ें रखी थी, डाउनलोड बास्केट में ऐड कर दी वो सारी चीज़ें। फिर डाउनलोड बास्केट में वो सारी चीज़ें ऐड करने के बाद, स्टैक डॉट एक्सएमएल फाइल डाउनलोड करने के बाद आप सम टूल पे आए। सम के डाउनलोड्स आपके पास ऑलरेडी रखे हुए थे। फिर आपने वैसा रेसिपी एसआईडी सम में जाके वो वाले सम के फाइल्स को एक्सट्रैक्ट किया, डॉट स्लैश स्टार्टअप कमांड चलाया, उसके बाद चेक सम कमांड चलाया, फिर यूआरएल जनरेट हुआ। फिर सम का यूआरएल का आपको अगर पूछेंगे कि सम का पोर्ट नंबर क्या है तो 1129 है। फिर सम का यूआरएल उठा के आपने ब्राउज़र में पेस्ट किया। ब्राउज़र में पेस्ट करने के बाद आपने वहाँ पर कमांड चलाया, वहाँ पे आपने एसआईडी एडीएम यूज़र से लॉगिन किया। एसआईडी एडीएम यूज़र से लॉगिन करने के बाद आपने स्टैक डॉट एक्सएमएल फाइल उसको इंपोर्ट की, डीडीआईसी यूज़र का पासवर्ड दिया। उसके बाद उसने सम ने 6 अलग-अलग फेजेस में एग्जीक्यूट होना स्टार्ट किया। उसके बाद में आपको उसके बाद में, क्योंकि आपका फर्स्ट मतलब आपने डेवलपमेंट सिस्टम में किया था, ठीक है? आपने डेवलपमेंट सिस्टम के लिए किया था ये सारी चीज़ें। तो उसके बाद में उसने 6 फेज़ में एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया। एक्सट्रैक्शन फेज़ में उसने स्टैक डॉट एक्सएमएल फाइल जनरेट की। राइट साइड में उसके सारे लॉग्स आते हैं, आप वहाँ से मॉनिटर कर सकते हो। वो हम लोग मॉनिटर कर रहे थे, फिर वहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं। फिर स्टैक डॉट एक्सएमएल फाइल रीड करने के बाद एक्सट्रैक्शन में उसने कॉन्फ़िगर किया उस हिसाब से। उसके बाद में उसने चेक किया कि कोई ऐसा रनिंग चीज़ है या कोई इनएक्टिव ऑब्जेक्ट है जिसको फिक्स की ज़रूरत है। हमारे केस में जब मेंटेनेंस मतलब आप कुछ भी ऐसा पकड़ सकते हो। आप ये कह सकते हो कि जब हमने स्टैक मेंटेनेंस पैनल में फाइल जनरेट करी थी उसके बाद वन अपडेट वाज परफॉर्म्ड, इसलिए उसने हमारे स्टैक डॉट एक्सएमएल फाइल को रिजेक्ट कर दिया था, तो हमें दोबारा से स्टैक डॉट एक्सएमएल फाइल जनरेट करनी पड़ी। ये आप कौन सा इशू फेस किया था उस हिसाब से पूछते हैं तो वैसे कर सकते हो, ठीक है? फिर उसके बाद में उसने एक्सट्रैक्शन में स्टैक डॉट एक्सएमएल फाइल में आपको एरर थ्रो किया, फिर आपने दोबारा जनरेट किया, फिर दोबारा अपलोड किया स्टैक डॉट एक्सएमएल फाइल, फिर वो चल गया। उसके बाद में कॉन्फ़िगर किया स्टैक डॉट एक्सएमएल फाइल के हिसाब से उसने कॉन्फ़िगर किया, फाइल्स को एक्सट्रैक्ट की जो आपने डाउनलोड बास्केट में ऐड कर रखी थी। फिर चेक्स फेज़ में उसने चेक किया कि अगर कोई बैकग्राउंड रनिंग जॉब या कोई भी ऐसा यूज़र, एक्टिव यूज़र है जो कुछ और काम चल रहा है, जो आपके सम के एग्जीक्यूशन को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है, तो उसने पॉपअप जनरेट किया, जनरेट करता है वो, और उस हिसाब से हम इश्यू रिज़ॉल्व करते हैं। उसके बाद में प्री प्रोसेसिंग फेज़ में आया जिसमें उसने शैडो इंस्टेंस बनाया। फिर एग्जीक्यूशन फेज़ में प्री प्रोसेसिंग के एंड में एसपीडीडी ट्रांजैक्शन कोड के लिए उसने पॉपअप मतलब एसपीडीडी फिक्स के लिए उसने पॉपअप रेज़ किया। फिर हमने डेवलपमेंट टीम को कंसर्न किया, डेवलपमेंट टीम ने वो इश्यू शैडो इंस्टेंस में लॉगिन करके फिक्स किया। शैडो इंस्टेंस में लॉगिन करके उन्होंने एसपीडीडी फिक्स करने के बाद हमने वहीं से सम को रिज़्यूम करा। उसके बाद में एग्जीक्यूशन फेज़ शुरू हुई। डाउन टाइम था, इसमें डाउन टाइम कितना था तो आप बोल सकते हो कि 6 टू 8 आवर्स था डाउन टाइम। ठीक है, फिर डाउन टाइम में 6 टू 8 आवर्स था डाउन टाइम। फिर डाउन टाइम के बाद आप कह सकते हो फिर सिस्टम मतलब सिस्टम का अपग्रेड कन्वर्ट होने के बाद उसने पोस्ट स्टेप्स में क्लीन अप एक्टिविटी परफॉर्म करी जिसके अंदर हमारा शैडो इंस्टेंस क्लीन हो गया। फिर एसपीएयू ट्रांजैक्शन कोड का बारे में पूछेगा तो आप बोल सकते हो कि उसके लिए हमारे पास 15 दिन का टाइम होता है, वो हमारी डेवलपमेंट टीम ही करती है। उसके बाद आप ये सारा ये आपका एंड टू एंड प्रोसेस हो गया। उसके बाद आपको ये पूछ सकता है कि मेंटेनेंस प्लानर में आपकी फ़ाइल नहीं है, अगर आपका सिस्टम मेंटेनेंस प्लानर में नहीं है तो आप क्या करोगे? तो बेसिकली अगर मेंटेनेंस प्लानर में नहीं है तो आप आपके सिस्टम में लॉगिन करोगे, वहाँ पे ट्रांज़ैक्शन कोड चलाओगे SPAM, वहाँ पे SPAM चलाने के बाद वो आपको वहाँ से आप sys info.xml फाइल डाउनलोड करोगे, उसको मेंटेनेंस प्लानर में अपलोड करके वो सिस्टम फिर वहाँ रिफ्रेश करके वहाँ पे दिखने लग जाएगा। ठीक है, अभी के लिए इसको इतना ही रखते हैं। इसके और 2-4 क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको अलग से दूसरे वीडियो में बताऊँगी क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बस मोटा-मोटा आप ये मान लो कि इसके अंदर हमने 70% कवर कर लिया है। ठीक है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है इसके अंदर, और बाद में ये वाला जो सर्च सिस्टम है, ये डिकमीशन हो जाएगा। ठीक है? फिर अगर वो आपसे पूछता है कि सिस्टम होने के बाद पोस्ट चेक, तो पोस्ट चेक में आप ये चेक करोगे कि आपका सिस्टम ठीक से चल रहा है, इसका टीएमएस कॉन्फ़िगरेशन वगैरह चेक करोगे, मतलब टीएमएस कॉन्फ़िगरेशन वगैरह चेक करोगे, अ, सारे एसडीएन ट्रांज़ैक्शन कोड चलाओगे, लाइसेंसेस चेक करोगे, अपडेट करोगे, ये सारी आपकी पोस्ट प्रोसेसिंग एक्टिविटी हो गई। पोस्ट प्रोसेसिंग के लिए हम अलग से एक वीडियो में बात करेंगे, इसको इतना ही रखते हैं, ठीक है? ये आपका पूरा एंड टू एंड ईसीसी टू एस/4HANA कन्वर्जन हो गया। ये आपको समझ आ गया, मतलब आपको मेजर सम का अपग्रेड समझ में आ गया। जो भी सम में हम लोग ना पैच अपडेट वगैरह होता है, किसी भी सिस्टम में पैच अपडेट वगैरह होता है, वो उसका भी प्रोसेस सेम है। उसमें भी आपको मेंटेनेंस प्लानर में सोर्स और टारगेट सेलेक्ट करना होता है, उस हिसाब से वो रेलेवेंट फाइल जनरेट करता है, स्टैक डॉट एक्सएमएल करता है। बस वो है कि छोटा अपडेट है, डाउन टाइम कम होगा, टाइम कम लगेगा। एक सिस्टम कन्वर्जन बड़ा एक्टिविटी है तो टाइम ज़्यादा लगेगा।
प्रोसेस थोड़ा मतलब इंटरनल सम का प्रोसेस थोड़ा लेंदी होगा। पर अगर इसकी जगह आपको पूछते हैं ना कि अगर आपका ईसीसी 6.0 है, उसको 7.0 या 8.0 आपको अपडेट करना था, तो आपने कैसे किया? तो इसका भी मेजर प्रोसेस यही है। मेंटेनेंस प्लानर पे ईसीसी 6.0 सेलेक्ट करेंगे, टारगेट पे 8.0 सेलेक्ट करेंगे और आगे का सारा प्रोसेस सेम है। ठीक है, एसपीजीडी वगैरह सब सब सारी चीज़ें सेम है। तो बस यही चीज़ है, इतना ही रखते हैं बस अभी के लिए। और कई बार क्या होता है इंटरव्यू में ना, ये भी पूछते हैं कि तुम्हारा शैडो इंस्टेंस क्या काम करता है। अगर आपको स्पेसिफिकली पूछा शैडो इंस्टेंस क्या करता है, तो शैडो इंस्टेंस मेनली एप्लीकेशन के ऊपर काम करता है। मतलब जो SF4 हाना के नए ऑब्जेक्ट्स हैं जो ईसीसी में नहीं थे, उनको इंपोर्ट करता है, टेबल्स बनाता है, डेटा डिक्शनरी ऑब्जेक्ट्स बनाता है। ईसीसी के जो सिस्टम्स, मान लो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है जो ईसीसी में किसी और तरीके से हैंडल हो रहा है, उसको S4 हाना के कंपैटिबल वर्जन में माइग्रेट करता है, डाउन टाइम अपग्रेड एक्टिविटी करता है। अगर कुछ फंक्शन है ईसीसी का, वो S4 हाना में किसी और अपग्रेड के थ्रू या अपडेटेड वर्जन चल रहा है, वो अपडेट करता है। और डाउन ये सारी चीज़ें करता है बेसिकली। और जो फाइनल एक्चुअल डेटा माइग्रेशन होता है वो आपका होता है लास्ट स्टेज में, मतलब जो आपका अब एग्जीक्यूशन टाइम होता है उसमें। तो अगर आपको मेन पूछा जाए कि शेडो इंस्टेंस क्या करता है, तो शेडो इंस्टेंस करता है अबैप रिलेटेड स्ट्रक्चर को फिक्स। ईसीसी के सारे स्ट्रक्चर्स को, ऑब्जेक्ट्स को S4 हाना के कंपैटिबल वाले वर्जन में कन्वर्ट करता है, अपग्रेड करता है, और डाउन टाइम में एक्चुअल माइग्रेशन होता है। और जब तक शैडो इंस्टेंस काम कर रहा है, तब तक आपका सिस्टम यूजर्स के लिए अवेलेबल होता है। डाउन टाइम उसका एग्जीक्यूशन फेज में शैडो इंस्टेंस जब अपना स्ट्रक्चर एक्चुअल सिस्टम में मूव करता है, तब जाके वो सिस्टम एग्जीक्यूट होता है, मतलब सिस्टम डाउन होता है। ठीक है, इतना ही रखते हैं आज के लिए, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा हो जाएगा।